उधर देखना रे। अरे कोई बचाओ इसे, बचाओ। अरे अरे कोई इसे नीचे उतारो वरना ये गिरकर मर जाएगा। देखा, अरे आदमी आदमी में कितना फर्क होता है। एक ये है और एक है वो अनवर जो खुलेआम गर्द बेचता है। हाँ, इसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। देखो साहब, आप फोकट में भाषण मत देना। मैं ये धंधा बंद करने वाला नहीं हूं। अंकल अंकल हमारे अंकल को मत मारो, मत मारो हमारे अंकल को। अंकल अंकल हमारे अंकल को मत मारो। अपन तेरी वाट लगा डालेना। या उस बच्चे को मारा तो बहुत तकलीफ होगी, जबकि वो एक थप्पड़ खाने से मर नहीं जाएगा। और ना ही वो तुम्हारा अपना बेटा है, फिर भी तुम्हारा कलेजा फट गया। अब सोच, जिनके जवान बेटों को तुम ट्रक गिलाकर मार देते हो, उनके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। सोच सोच। I'm sorry. मुझे बचा लीजिए राजा साहब, मुझे बचा लीजिए, मुझे इससे बचा लीजिए राजा साहब, मुझे बचा लीजिए राजा साहब। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी राजा साहब, जो अपने अजगर से मेरी जान बचाई। अजगर से ज्यादा मजबूत मेरे बाजू हैं। उससे बच गई हो लेकिन मुझसे नहीं बचोगी। मुझे छोड़ दीजिए राजा साहब, मुझे छोड़ दीजिए। ताजे फूलों को मैं सिर्फ एक बार चूमता हूँ, बासी फूलों की तरफ तो देखता भी नहीं। सिर्फ एक बार ही की तो बात है। हा? भाई साहब, मछली फिसल गई। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बबन को अपनी पत्नी सुखिया के कत्ल के इल्जाम में यह अदालत दफा 302 के तहत
सजाए मौत देती है। जीवा, ये तुमने क्या किया? वही जो आपने किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने यशपाल सिंह को अदालत से बाइज्जत रिहा कर दिया था और मैंने उसे जिंदगी से बाइज्जत रिहा कर दिया। जानती हो, जो कुछ तुम कह रही हो उसके एवज में तुम्हें फांसी की सजा भी दी जा सकती है। मैं फांसी के फंदे को मंगलसूत्र की तरह गले में प्यार से पहनूंगी। मेरी आपसे एक विनती है जज साहब, जिन सुहाग के कपड़ों में विदा होकर ससुराल गई थी, उन्हीं कपड़ों में मुझे फांसी देने का हुक्म दिया जाए। कानून की देवी, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक यशपाल सिंह की चिता नहीं सजाई जाती, मैं चूड़ियां नहीं तोड़ूंगी। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। ले ले मेरी चूड़ियां, ले ले मेरा सिंगार, ले ले। लगता है बड़े मालिक नहीं आएंगे। पंडित जी। ओम तत्सद्ये ब्रह्मोदितीय प्रार्दे श्री श्वेत वारा कल्पे जम्बू दीपे। बड़े मालिक आ गए। भाई साहब। धीरज रखो महिपाल, चलो। हम तो ये सोच रहे थे, पता नहीं आप वक्त पे आ भी पाएंगे कि नहीं। भाई यशपाल सिर्फ मेरे बड़े भाई ही नहीं, बल्कि मेरे पिता समान थे। मैं कैसे नहीं आता। ओम तत्सद्ये ब्रह्मोदितीय प्रार्दे श्री श्वेत वारा कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्तिक देशांतर्गते कलियुगे कलि प्रथम चरणे मम भ्राता मुख अग्नि समर्पयामि। हमारे भाई की जिसने हत्या की है, उसे एक बार जरूर देखना चाहूंगा। भाभी माँ, आप और यहाँ? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था भाभी माँ। जहाँ चिता जलती है वहाँ कोई औरत नहीं आती। जिसका पति जवानी में मर जाए वो औरत नहीं रह जाती। कृपाल सिंह, मैं ये जानने आई हूं कि आप अपने भाई की मौत का बदला जीवा से लेंगे या नहीं। भाभी माँ, अच्छा तो ये होता कि आप जीवा को क्षमा कर दें, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस सारे मामले में दोष भाई साहब का ही है। कृपाल सिंह, मेरे सुहाग में भले ही खोट था, लेकिन मेरे सिंदूर में कोई मिलावट नहीं थी। और महिपाल सिंह, तुम लोग यहाँ खड़े रहकर क्या कर रहे हो? चिता के पूछने का इंतजार? हाँ भाभी माँ, ताकि भाई साहब की अस्थियों को यहाँ से ले जाकर अंतिम संस्कार कर सके। ये चिता नहीं बुझेगी। आज से मैं हवेली नहीं जाऊंगी।
यहीं रहकर इस चिता को जलाती रहूंगी। ये चिता उस समय तक चलती रहेगी जब तक जीवा जिंदा है। अपने भाई की चिता देखकर भी आप लोगों के खून में उबाल नहीं आया तो हवेली जाकर चूड़ियां पहन लीजिए। बस भाभी माँ बस। औरतों के तानों से तो बर्फ से भी शोले उठने लगते हैं, और फिर हम तो खानदानी महल पुत्र हैं। अगर आप हवेली नहीं जाएंगी तो हम भी अपने भाई की जलती हुई चिता की आग की कसम खाते हैं कि जब तक जीवा की मौत हम अपनी आंखों से देख न ले, हम आपके सामने कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। लिहाजा ये अदालत जीवा को दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा देती है। सजाए मौत होनी चाहिए इसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम लोग जिस वंश में पैदा हुए हो उस वंश के लोग मौत से आंखें मिलाकर बात करते हैं। फिर आज तुम लोगों की आंखें झुकी हुई क्यों हैं? आप चिंता मत कीजिए भाभी माँ, वो जेल में अपनी सजा पूरी नहीं कर पाएगी, उससे पहले ही मार दी जाएगी। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन मुझे उसकी मौत से पहले चाहिए। भाभी माँ ठीक ही कह रही थी कि उसे अदालत ले जाने से पहले काट देना चाहिए था। सांप तो घुस गया बिल में, अब लाठी पटकने से क्या फायदा। पोजीशन ये है कि जीवा जेल में है, अब हमें जो कुछ भी करना है बड़े सोच समझ के, बड़े आराम से करना होगा, समझ गए? प्रशांत, बताओ भाभी माँ के सामने क्या चीज जलती है? आग। आग नहीं, हमारे खानदान के नाम पर जलता हुआ दाग है, जिसे जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर मिटा देना होगा। खाना मट्टी पर क्यों रख दिया? मट्टी खाओगी क्या? ये बदन किसका है? मिट्टी का। मिट्टी अगर जरा सी मिट्टी खा भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें जो कुछ भी खाना है वो थाली में रखकर खा सकती हो। ये थाली खाने और मुंह के बीच का दलाल है, और मुझे दलालों से सख्त नफरत है। ये तो जुल्म है। ये है कौन? समझते क्या है अपने आप को? हाँ, अरे तुम्हें इसके मुंह नहीं लगना चाहिए था। तुम नहीं जानती है कौन है? वही तो पूछ रही हूँ कि है कौन? इसने 50 मर्डर किए हैं। इसका नाम है डाकू कर्माबाई।
क्या नाम है तेरा? लगता है एक ही खून करके तेरा दिमाग खराब हो गया। इसके पेट में बच्चा है। बच्चा? डॉक्टर शर्मा, तुम्हें जीवा को खत्म करना है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। आपने एक डॉक्टर को जल्लाद बनाने के बारे में कैसे सोच लिया? इसलिए कि दुनिया में हजारों डॉक्टर ही ऐसे होते हैं जिनके हाथों में उस्तरा होने के बावजूद भी हंसकर लोग उनके सामने गर्दन झुका देते हैं। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। बैठ जाओ डॉक्टर। वक्त नहीं, हम तुम्हें रुपया देंगे। मेरे हिसाब से जीवा का टाइम पूरा हो गया है। अब और कोई रास्ता नहीं है। बच्चे की डिलीवरी के लिए उसे हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। मैं बच्चे को यही जन्म दूंगी। जल्दी चलना। हाँ चल। डॉक्टर शर्मा से कहना कि बच्चे की नाभि इस कैंची से काटे ताकि मां बेटे दोनों के जिस्म में जहर एक साथ फैल जाए। हे भगवान, जीवा पे दया करना। सर, जीवा को बेटा पैदा हुआ। बेटा? रोते नहीं बेटे, रोते नहीं। बड़ा अच्छा बेटा है, बड़ा अच्छा बेटा है। हाँ, रोना नहीं। शाबाश शाबाश बेटे। डॉक्टर साहब, हमारी यह रस्म है, नाभि तीर से काटी जाती है।
बोल इसमें जहर है कि नहीं? बोल। भगवान का दूसरा रूप होती है माँ, और माँ का दूसरा रूप होता है डॉक्टर। और तूने तो उस मासूम को बेटा भी कहा था ना, उसके बाद भी इतना हरामी कौन? तुमने अपना कर्म कर दिया, अब मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। आप आइए मेरे साथ। कौन है ये? यही है वो सेंट्रल जेल का जेलर कपिल देव सिंह। कहाँ है कृपाल सिंह? हम यहाँ हैं। ऊंचाई पर रहने का एक फायदा होता है, किसी के सर से टोपी या पगड़ी उछालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद गिर जाती है। लेकिन एक नुकसान भी है, ऊंचाई पर रहने वालों को हर वक्त सर झुकाकर बात करनी पड़ती है, और नीचे वाले हमेशा सर उठाकर बात करते हैं। तुम्हारे बारे में हमने जैसा सुना था वैसा ही पाया। अब तो हमें तुमसे मिलना ही पड़ेगा। कैसा लगा तुमको हमारा ये महल? बहुत ही खूबसूरत, लेकिन लंबाई चौड़ाई में मेरी जेल से कम है। दूसरी बात यह है कि यहां कबूतर उड़ते हैं, जबकि मेरी जेल में मेरी मर्जी के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लगता है डॉक्टर शर्मा के जहर को जहां पहुंचना चाहिए था वहां ना पहुंचकर तुम्हारे अंदर आ गया है। शायद इसीलिए जेलर साहब सिग्नल की तरह लाल पीले हो रहे हैं। इन्हें शायद ये नहीं मालूम कि सिग्नल तोड़ना हमारी पुरानी आदत है। और मेरी आदत है तुम जैसे गुंडों से जेल में झाड़ू लगवाने की। अच्छा यही होगा कि तुम लोग हमेशा के लिए इंतकाम की बात भूल जाओ। देखो जेलर, अगर सभी लोग इंतकाम लेना भूल जाएं, तो दुनिया की तमाम जेलें वीरान हो जाएंगी। और मेरी समझ में नहीं आता कि तुम घर के कैसे मालिक हो जो ये चाहते हो कि तुम्हारा घर वीरान हो जाए। और तुम कैसे इंसान हो जिससे बच्चे पर भी दया नहीं आती। मोहब्बत हुस्न नहीं देखता और इंतकाम उम्र नहीं देखता। कृपाल सिंह, फर्ज अमीर और गरीब नहीं देखता। मेरी ड्यूटी है कि मैं जीवा और उसके बच्चे की रक्षा करूं। याद रखना, अगर तुम मेरे और मेरी ड्यूटी के बीच आए तो मैं तुम्हारे और तुम्हारी सांसों के बीच आ जाऊंगा। बदन पे खाकी वर्दी और कंधे पर चंद सितारे लग जाने के बाद अच्छा खासा आदमी दिन में ख्वाब देखने लगता है। मगर उससे नहीं मालूम कि ऊंचाई से पानी की धार भी गिरे तो पत्थर में सुराख हो जाता है।
खत्म कर दो उसे। सेंट्रल जेल के जेलर कपिल देव सिंह पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में यह अदालत कृपाल सिंह को दफा 307 के तहत 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। जीवा, बाहर तुमसे कोई मिलने आया है। मैं ठाकुर यशपाल सिंह की विधवा हूँ। पाए लागो बड़ी मालकिन। जीती रहो और मरो भी तो मेरी दी हुई मौत से मरो। मैं तो उसी दिन मर गई थी बड़ी मालकिन, जिस दिन मेरा सुहाग मिट गया था। नागिन काटने के बाद फन झुका लेती है, फिर भी उसे छोड़ा नहीं जाता। कृपाल सिंह के बारे में सुनकर तुम बहुत खुश होगी। मैं तुम्हारी उन्हीं खुशियों को डंक मारने आई हूं। याद रख जीवा, कृपाल सिंह के जेल चले जाने से सिर्फ इतना हुआ है कि तेरी मौत का समय कुछ टल गया है। मैं जिस आग से चल रही हूं, तुम्हें भी उसी आग में जलना होगा। मैं कभी नहीं चल सकती। ऐसी क्या चीज है तू? एक विधवा स्त्री उस मोमबत्ती की तरह होती है जिसमें धागा नहीं होता, और ऐसी मोमबत्ती आग से पिघल तो सकती है लेकिन जल नहीं सकती। क्या अपने बेटे को जलता हुआ देखकर भी नहीं जलोगी? लेकिन इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है? और मेरी कोख का क्या कसूर था जो वो बांझ रह गई? कुछ कसूर आपकी कोख का भी है बड़ी मालकिन। मैं तो सिर्फ एक रात के लिए अपने पति के साथ रही, लेकिन आप तो 5-6 साल अपने पति के साथ रही। फिर भी आप जिया! मेरी आपसे एक विनती है बड़ी मालकिन, जिंदगी में कभी एक मां से टकराने की कोशिश मत कीजिए, वरना वो आप पर भारी पड़ जाएगी और आप हार जाएंगी। जीवा, तेजेश्वरी ने आज तक हारना नहीं सीखा। तुम जानती नहीं, मेरी हैसियत, मेरी औकात, मेरी शक्ति के सामने तुम जैसी मामूली माओ की कोई हस्ती नहीं। और आप ये नहीं जानती, रेगिस्तान चाहे कितना ही बड़ा हो, उससे ज्यादा वजन उस मुट्ठी भर मिट्टी का होता है जिसने किसी पौधे को जन्म दिया हो। जीवा, अगर तूने बच्चे को जन्म दिया है तो मैं मौत को जन्म दूंगी। सुन ले, तेरे बच्चे की मौत तुझसे पहले होगी, तुझसे पहले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। शेर और हकीकत दोनों में बहुत फर्क होता है जेलर। ये हकीकत भी है, हवाएं चिरागों को बुझा देती हैं और कभी चिरागों को जलाने में मदद भी करती हैं। ये नजारा देखेंगे आप तो मेरे जेल के अंदर आइए और देखिए, वो सारी कैदी औरतें जो दूसरों की जिंदगी बुझा कर आई हैं, वो किस तरह मुन्ना की जिंदगी को अपने प्यार से सींच रही है। हटना! अरे हटो हटो, मुझे मुन्ना के लिए खाना निकालने दो। अरे रे, निकाल लेना। मरी क्यों जा रही है? अरे उधर देखो, उधर। अरे वाह, ये तो बिल्कुल कृष्ण भगवान की तरह जैसे सुदर्शन चक्र घुमा रहा है।
आंटी मेरा लॉकेट निकाल दीजिए ना आंटी। ये तो आग में गिर गए, तो आग में पिघल जाएगा। मेरा लॉकेट, मेरा लॉकेट। मैं इसे निकालती हूँ। अरे पागल हो गई क्या? जल गई ना बेवकूफ। मगर इसे निकालेंगे कैसे? अरे एक काम कर, तू चिमटा लेके आना, जरा जल्दी से लाना। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद पहन लेना। मुन्ना ने तेरे माँ कह दिया, पता नहीं ये इसे बेटा कब कहेगी। काम का अपना हाथ जलाने की क्या जरूरत थी? ये तो अच्छा ही हुआ, जो नाम दिल में रखा था वो हाथ में भी आ गया। देख लिया ना तुम लोगों ने, पालने वाले माओं में और जन्म देने वाली मां में क्या फर्क होता है। दुनिया में सब कुछ मिल जाए, सब कुछ, लेकिन मां नहीं मिले तो समझो कुछ नहीं मिला। माँ, माँ, तुम खाना मिट्टी पर रखकर खाती हो ना? मेरा हाथ भी तो मिट्टी का है, इस पे रखकर खाओ ना। आइसक्रीम, आइसक्रीम। तुमने तो 2 आइसक्रीम लाने को कहा था, मैं तो पूरा बक्सा ले आया हूँ। और नमूना ये देख। आइसक्रीम। उधर ही उधर ही। पहले तुम ये बताओ कि तुम इसे खाओगी कैसे? अपने हाथ में लेकर यूं? अरे यूं नहीं, यूं मेरे हाथ पर आइसक्रीम रखकर तुम्हें खाना पड़ेगा। मंजूर? अरे सोच क्या रही है? माल भी तुम्हारा है, प्लेट भी तुम्हारी है। आजा, आजा। अरे आ भी जाना। माँ, चल मुन्ना, खेलने चलते हैं। नहीं, अब तो मैं सिर्फ माँ के साथ ही खेलूंगा। माँ। अब तो मुन्ना अपनी माँ को छोड़ता ही नहीं। पहले तो वो तुम ही लोगों के पास रहता था, अब क्या हुआ उसे? अब क्या होगा उसे? अब भैंस गई पानी में। मुझे मत लगा रंग। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दे। नहीं लगवाएगी। लगाओ लगाओ। जाना, जाकर तू भी होली खेलना। नहीं, मैं तो सिर्फ जेलर साहब के साथ ही होली खेलूंगी। अरे जा, वो नहीं होली खेलने वाले। आज तक उनको जेल में किसी ने होली खेलते नहीं देखा। ऐसा? अंकल। बेटा क्या बात है? अंकल, आपने कहा था ना माँ से कहने के लिए मेरा हाथ भी मिट्टी का है। आपने कहा था ना? हाँ। आपने जो कहा वो मैंने कह दिया। अब मैं जो कहूँगा वो आपको मानना ही पड़ेगा। सब मानूंगा, मगर होली नहीं खेलूंगा। ठीक है, रंग ले लीजिए। ये लाल, ये पीला और ये हरा। ऐसे नहीं बेटे, ऐसे। लोग सच कहते हैं, कभी कभी फूल की पत्ती से भी पत्थर का जिगर कट जाता है। इसी रंग से आपने होली खेली और इसी रंग से मैं भी होली खेलूंगी।
फाइल लागू भाई साहब। जब आप जेल गए थे मैं खुश भी थी कि जेल में रहकर आप पर पड़ा हुआ शराफत का बचा कुचा मैल भी धुल जाएगा, और वही हुआ। मैं बहुत खुश हूं। जय हो प्रभु, जय हो। जाओ। नमस्कार प्रभु, नमस्कार। पहचाना आपने? 6 साल में इंस्पेक्टर से डीएसपी बन गया। अब आपकी सेवा में हाजिर हूं। डीएसपी की हैसियत से हर महीने इसे जितनी तनख्वाह मिलती है उसके हिसाब से 6 साल की पूरी तनख्वाह इसे एक साथ दे दो। प्रभु, एक एक गोटी दे तो खाने का मजा भी आता है। आप तो पूरा बका एक साथ डाल देते हैं। ये पचेगा तभी जब मैं आपका कोई काम करूं। कोई काम बताइए, सरकारी हो गैर सरकारी सब हो जाएगा। लगता है वक्त अचानक हम पर मेहरबान हो गया है, और जब वक्त मेहरबान हो तो शेर की तरह बदन सिकोड़कर शिकार के आने का इंतजार करना चाहिए। तुम लोग मुझे पहचानते हो कि नहीं? 3 दिन पहले मैं जेल मंत्री बना हूं। मेरा नाम छत्तर सिंह है। मुझे मालूम है सर। और सबसे पहले आपकी जेल देखने चले आए। नो डाउट। आइए सर। जेलर, मैंने यहाँ आने का प्रोग्राम किसी को नहीं बताया था। सोचा था शेर के माफिक चुपचाप चला आऊंगा और शिकार को सोया हुआ पकड़ूंगा, मगर तू तो बड़ा छटा हुआ निकला। मेरे स्वागत में जेल को इतना सजा दिया। मैं बहुत खुश हुआ। जेलर सर, नो डाउट तू एक टॉप क्लास का चमचा है। तेरा तो प्रमोशन होना चाहिए। सर, एक्सक्यूज मी सर, ये सब आपके लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं तो फिर किसके लिए? मुन्ना के लिए, जिसका आज जन्मदिन है, जिसे पूरी जेल वाले बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कौन है ये मुन्ना? जीवा का बेटा। कौन है ये जीवा? कहां की रहने वाली है? उसकी पूरी डिटेल्स मुझे चाहिए। उसके बारे में जो कुछ सरकारी फाइल से मैंने पढ़ा और जो कुछ लोगों से जाना, उसके मुताबिक वो 7 साल पहले एक गांव की भोली भाली मासूम सी लड़की थी जो अपने साजन के इंतजार में बुलबुल की तरह दिन रात चहकती रहती थी। हरियाली के फूल तो बहुत देखे थे, रेगिस्तान के फूल को आज पहली बार देख रहा हूं। कसम से बहुत खूबसूरत। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, गांव में सभी यही कहते हैं। सब में और मुझ में बहुत फर्क है। मेरी आदत है कि जो चीज मेरी नजरों में बस जाती है मैं उसे जबरदस्ती अपना बना लेता हूं। अच्छा। लगता है आप भटक कर यहाँ आ गए हैं। घर जाइए, आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही होंगी। सुना है वो बहुत खूबसूरत हैं। घर का दूध चाहे जितना शुद्ध हो, बाजार की चाय पीने का कुछ मजा ही और होता है। जाइए राजा साहब, घर जाइए, वरना ये रेगिस्तान की रेत आपकी आंखों में चुभ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ। अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तुम्हारा वो साजन भी नहीं जिसके लिए तुम गा रही थी। मेरे साजन की बात तो छोड़िए, आपके लिए ये रेत ही बहुत है।
में चुप जाएगी। हाँ। याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। हम तो दूर से ही देख के समझ गए थे कि कोई साला जीवा दीदी को छेड़ रहा है। जब हम वहाँ ऊंट पर पहुँचे तो वो ऐसा भागा मुखिया जी कि बस पूछे मत। अरे चुप! जानते हो वो कौन थे? वो लक्ष्मीपुर के बड़े मालिक जसपाल सिंह थे। अरे बाप रे! तब तो बड़ा अनर्थ हो गया। अगर ये तुम लोगों को पहले से मालूम होता तो शेर के पास जाने की हिम्मत भी नहीं होती। इस गांव को बचाने का एक ही रास्ता है कि जीवा की शादी जल्द से जल्द कराकर उसे इस गांव से विदा कर दिया जाए। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। लेकिन इतनी जल्दी उसकी शादी हम किससे करा दें? उसी से जो उसे बहुत प्यार करता है, रामपुर का शिवा। जीवा! अरे ये चेहरा क्यों छुपा रही तू? अरे चेहरा दिखा ना। अरे चेहरा देख रहे थे ना मुझे। अरे ये क्या घूंघट कर दिया? इतना भी तरसाना अच्छी बात नहीं है ना। दिखा ना। मैं क्या देख लिया, चेहरा देख लिया। बताऊं बिच्छू कहाँ है? ये क्या है? ये मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ, चांदी की अंगूठी। शर्म नहीं आती? आज हमारी सुहाग रात है और चांदी की अंगूठी ले, कम से कम सोने की तो अंगूठी ले आती। अब आ रहा मैं तुझे दिखा तो मैं क्या लेके आजा। क्या? कुछ चूड़ियां। शर्म नहीं आती? आज सुहाग रात है, देने के लिए कुछ चूड़ियां ही लेकर आए। अरे आज तो सही, बाहर मैं दिखाता हूँ तुझे क्या लाया हूँ। क्या? अरे आज तो सही ना। और ये देख, ये सब मैंने 2.5 बीघा जमीन बेचकर खरीदा है और अपने हाथों से बनाया है तेरे लिए। अब बोल, कैसा लगा तुझे मेरा तोहफा? जीवा, कैसा लगा हमारा तोहफा? अरे हंस क्या रही है? बोलना, कैसा लगा ये तोहफा? अरे बोलना। ये क्या हो गया तुझे? अरे ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हारे चेहरे पे चूड़ी बना दी। अच्छा, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा? अरे रुक तो। अब बोल, तू कहाँ जाएगी? बोलूं क्या? मैं तो खुद ही तुम्हें यहाँ लाना चाहती थी। अच्छा, तो ये बात है।
शिवा देखो। शिवा, बहुत प्यार है ना तुझे जीवा से? मैं जीवा की जिंदगी में एक रंग भी रहने नहीं दूंगा। तुमने चूड़ियां नहीं मेरा दिल तोड़ा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा यशपाल। और इस तरह जीवा की जिंदगी बर्बाद होकर रह गई। तुमने होल स्टोरी ऐसे घुमा फिरा कर कही कि जीवा और मुन्ना पर मुझे तरस आ जाए। कांटे के झाड़ में कितना भी पानी डालो फूल नहीं खिलते। मुन्ना अब इस जेल में नहीं रहेगा, समझे? कानून तो यह है सर, जब बच्चा मां से अलग रहने लायक हो जाए तभी उसे अलग किया जाए। आजकल तो बच्चा पैदा होते ही मां से दूर रहने लायक हो जाता है, समझे? उस बच्चे को जेल से बाहर निकालो। सर ये भी तो सोचिए, उसके माँ बाप के खानदान में कोई नहीं है। सर मुन्ना को यहाँ से मत निकालिए सर, हम लोग उसे बहुत प्यार करते हैं सर, उस पे रहम कीजिए सर। हाँ, कान खोलकर सुन लो तुम लोग। कानून जब तक निष्पक्ष और थोड़ा सख्त नहीं बनेगा तब तक सही इंसाफ नहीं हो सकता। ये बात गलत है। अगर कोई ये चाहे कि माँ की छाती से गर्म दूध निकले तो इसके लिए जरूरी नहीं कि माँ की छाती जला दी जाए। देखो देखो, मैं तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया। तुम मुन्ना को बाहर निकालो अभी इसी वक्त मेरे सामने। ये मेरा ऑर्डर है। मुन्ना क्या हुआ? माँ मुझे बचा लो माँ। माँ वो लोग मुझे ले जाएंगे। माँ मुझे कहीं छुपा लो माँ। माँ माँ मुझे बचा लो। छोड़ बच्चे को, छोड़। चुप कर। बंदूक वाली आंटी मुझे रोक लो। मुझे इनके साथ मत जाने दो। बंदूक वाली आंटी मुझे रोक लो। मुन्ना को जीवा ने जन्म जरूर दिया है, लेकिन हम सब ने इसे ममता की छाव में पाला है। तुम लोग इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। हट जाकर माँ, तू कानून के बीच में मत आ। तू अपने कानून से कह कि वो माँ और ममता के बीच में ना आए। हथियार डाल दे कर्मा, तू अकेली कानून को नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि यहाँ कानून के नाम पर गोलियां चलाने वाले सिपाही सैकड़ों हैं। तो ममता के नाम पर गोलियां खाने वाली माँ भी सैकड़ों हैं।
खबरदार कोई आगे बढ़ा तो गोली चला दूंगा। गोली चलाने की बात करता है? अरे दम है तो चला चला, माँ के सीने पे गोली चला ना। ये क्या कर रही है? अरे चल तो वो है वो। कानून की खाट में घुसकर क्यों खून चूसता है? नीचे आ कमीना, नीचे आ। अरे बाहर निकल। अरे उधर क्या बीबी का धावा है क्या जो मुंह छिपा रहा है? मुर्दे की औलाद नीचे आ। कुंजर की औलाद बाहर निकल। रुक जाओ। जेलर, तुम बीच में मत आओ। हम मुन्ना को हरगिज नहीं ले जाने देंगे। तुम लोग अगर इनको रोक भी लोगी तो बाद में और सिपाही आ जाएंगे, उनको भी रोक लोगी तो और आ जाएंगे। कभी न कभी मुन्ना को यहां से जाने तो देना ही पड़ेगा। जेलर साहब, मुन्ना जाएगा लेकिन हमारी लाशों के गिरने के बाद। जिसकी एक मां मर जाती है तो वो जी नहीं पाता। अगर इसकी सैकड़ों माएं मारी गई तो सोचो क्या ये जी पाएगा? प्लीज तुम लोग कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे बाद में मैं जीवा और मुन्ना की कोई मदद न कर सकूं। आओ बेटे। इस वक्त इसे अपनी मांओं की जिद नहीं, कुर्बानी चाहिए। सर आप हंस रहे हैं? आपको तो इतनी गालियां दी गई हैं, आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? अरे इन चीजों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं तो ऐसे मेटल का बना हुआ हूं कि मुझ पर आग और तेजाब का भी असर नहीं पड़ता। क्यों, यही बात है ना जेलर? हाँ, ये बात तो है सर। इसके अलावा एक और बात भी है सर। वो क्या? जो लोग आग और तेजाब से भी नहीं जलते वो कभी कभी आंसुओं से जल जाते हैं। अपने आप चुप हो जाएगा रोते रोते। प्लीज बच्चे का जरा ख्याल रखिएगा। भाई साहब, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है कि यहाँ बच्चे का ख्याल रखा जाए। बहुत ही सही जगह पर तुम बहुत ही गलत आदमी बैठे हुए हो। भाई साहब, इस देश में 50% से ज्यादा कुर्सियों पर गलत आदमी बैठे हैं। अरे मुझे मालूम है कि मैं गलत हूँ, फिर भी आप मेरा कुछ भी गाड़ नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा एक चाटा मारेंगे ना। मगर इस चाटे से सिस्टम बदलने वाला नहीं है। आज मुन्ने का जन्मदिन है, लेकिन वो तो यहाँ पर है नहीं। और वो कहाँ है ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं। जन्मदिन पर देने के लिए ये कपड़े मंगवाए थे, उसे दे दीजिएगा। साहब जी, मैंने उसके लिए जूते मंगवाए थे। और ये मेरी तरफ से उसे दे दीजिएगा। ये मेरी तरफ से।
ये क्या कर रही हो? हमारे यहाँ रस्म है, जो चिता जलाकर लौटते हैं उनके पांव धोए जाते हैं। ओ, आप नमस्कार। बाहर आपकी कोई गाड़ी नजर नहीं आई? ये मेरी पुरानी आदत है छत्र सिंह। कभी मैं गाजे बाजे के साथ बाहर निकलता हूं तो कभी मौत की तरह चुपके से सीने पर बैठ जाता हूं। सीने पे क्यों? आप मेरे सर पर बैठिए। मैं तो खुद ही आपको फोन करके बताने वाला था कि मैंने जीवा के बेटे को जेल से बाहर निकलवा दिया है। वाह मंत्री जी, आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। कैसे नहीं करता? मैं पहले क्या था? क्या था मैं? सर आप एक चोर थे। हाँ, मैं एक चोर था। जंगल में लकड़ी चुरा के मैं बेचता था। इन्होंने अपना लाखों रुपया खर्चा करके मुझे मंत्री बना दिया। इनका काम मैं कैसे नहीं करता, लेकिन राजा साहब के दिल में एक डाउट आ गया था। नो डाउट, अब तो राजा साहब को खुश हो जाना चाहिए। हाँ, मैं ये जानकर बहुत खुश हुआ कि तुम हरामी तो हो मगर नमक हराम नहीं। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन आपका काम करने में बहुत मुश्किल हुई है। नो डाउट, जेलर बहुत टेढ़ा आदमी है। छत्र सिंह, आदमी चाहे जितना भी टेढ़ा हो, अर्थी सबकी सीधी निकलती है। तुम सिर्फ हमें यह बताओ कि इस वक्त जीवा का बेटा कहां है? जीवा, मुन्ना आ गया। हाँ। मुन्ना, चलो, छोड़कर चला गया था मुझे। हाँ, अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाथ उठाओ और आशीर्वाद दो मेरे मुन्ना को। जाओ ना। हेलो, जीवा के बेटे को अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया? हाँ। राजा साहब, पहुंचा दिया उसे। अरे ये तो पूछो कि किस अनाथ आश्रम में? अरे यहाँ तो बहुत अनाथ आश्रम है, कहाँ पहुंचा दिया उसे? शांति नगर के अनाथ आश्रम में। कहाँ है मुन्ना? बोल कहाँ है मुन्ना? अरे तुम लोगों ने भी तो देखा कि बच्चे कमरे में नहीं है। अरे भाई साहब, जिस तरह फांसी के फंदे पर से मुजरिम भागता है, बिल्कुल उसी तरह बच्चा यहाँ से भागता है। वो जरूर भाग गया होगा। अब 2 दिन पहले की बात ले लो, एक बच्चा यहाँ से भागा, बस के नीचे आके मर गया। मर गया तो ठीक है। सच बोल, कहीं जेलर उसे वापस जेल तो नहीं ले गया? अरे भाई साहब, जेलर उसको लेके गया होगा तो मालूम पड़ जाएगा ही ना। सुनो सुनो, तुम लोग सुनो, जब पेट का बच्चा नहीं छिप सकता तो जेल का बच्चा क्या छिपेगा? है? बात तो सही कह रहा है। मुन्ना की जिंदगी बचाने के लिए यह जरूरी है कि उसे जेल से बहुत दूर रखा जाए, ताकि उसके दुश्मनों को उसका पता ना चल सके। अंकल, आप 4 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? स्कूल। अब तुम वहीं रहोगे और वहीं पढ़ोगे। नहीं अंकल, मैं अपनी माँ से दूर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ अंकल, मैं पढ़ूंगा भी नहीं। अगर तुमने खूब दिल लगाकर पढ़ाई की और क्लास में फर्स्ट आए तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारी माँ जेल से छोड़ दी जाएगी, फिर तुम अपनी माँ के साथ ही रहना। फिर तो मैं खूब पढ़ाई करूंगा। नो प्रॉब्लम, इस बच्चे का एडमिशन यहाँ हो जाएगा। थैंक यू मैडम। इट्स ऑल राइट। आओ मेरे पास, आओ आओ।
तुम्हारा नाम क्या है? मुन्ना। वेरी स्वीट। अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? सेंट्रल जेल। मजाक कर रहे हो? बेटा, तुम्हारी माँ और तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? सब जेल में। मेरी माँ और मेरी बंदूक वाली आंटी भी वहीं रहती हैं। और वहाँ मेरी बहुत सारी आंटियाँ हैं। ओह माय गॉड। देखिए, इसका एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता। दूसरा आदमी भेजो। प्लीज मैडम, प्लीज। ठीक है, आपके मुन्ने का एडमिशन हो सकता है, लेकिन क्या वो 1 लाख रुपया डोनेशन दे सकता है? जिसकी पॉकेट में आजादी के एक दिन भी नहीं, वो 1 लाख रुपया कहाँ से दे सकता है? इतना तो मेरे पास भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसे नहीं दे सकता, तो फिर हम भी उससे एडमिशन नहीं दे सकते, राइट? देखिए साहब, सच बात तो ये है कि स्कूल चलाना कोई सेवा या धर्म की बात तो है नहीं, राइट? इसलिए हम तरस नहीं खाते, राइट? स्कूल चलाना तो 100% धंधा है, 100% बिजनेस, राइट? आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डेमोक्रेसी में सबको बोलने की छूट है, राइट? आपने भी सुना होगा कि पहले के राजा और रईस अपने लड़कों को पढ़ने के लिए कोठे पर भेजा करते थे, राइट? अब वो कोठे तो नहीं रहे, लेकिन आपका ये स्कूल उन कोठों से कम नहीं, इसलिए कि कोठों की तरह आपके स्कूल में भी 100% बिजनेस होता है। इसलिए कि कोठों की तरह आपके स्कूल में भी सिर्फ राजा और रईसों के लड़के पढ़ने आ सकते हैं। जब काम वही है मैडम, तो नाम भी वही क्यों नहीं रख लेते? अब बोलिए। राइट, बोलिए। राइट। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। अरे कपिल, 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 मेरी बात तो सुनो कपिल। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पापा तुम्हें इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि तुम अनाथ आश्रम में पले और बड़े हुए। कपिल, वो तो मेरे लिए सिर्फ एक खानदानी लड़का चाहते थे, इसलिए शायद तुम्हें बहुत गलत कह गए। और तुम चुपचाप खड़ी सब सुनती रही। मैं अपने पापा से डरती थी। जब डरती थी तो प्यार क्यों किया? अब मैं किसी से नहीं डरती। चलो प्यार करते हैं। बच्चों के गार्डियंस खड़े। अरे भाड़ में गए गार्डियंस। जब तुम मुझे नहीं मिले थे ना, तो मैंने फैसला कर लिया था कि जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे सामने प्रिंसिपल है। अरे भाड़ में जाए प्रिंसिपल, मैंने तो ये नौकरी सिर्फ टाइम पास के लिए की है और मैं किसी प्रिंसिपल वगैरह से नहीं डरती। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, ये कपिल, 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 इनके बारे में मैंने आपसे पहले कहा तो कहा ये इसने हमको तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था और हमने उसको बोला था कि एक दिवस ये जरूर आओ से आ भी गयो ने। मैं एक बच्चे के एडमिशन के लिए आया हूँ। अरे नो प्रॉब्लम, ये बड़ी बात जवा दे। पहले ये बताओ कपिल, तुमने इसे माफ किया या नहीं? अब तो ये भी अनाथ है बेचारी तुम्हारी तरह, क्योंकि इसके डैडी नहीं रहे ना। आए बदू सारू नहीं लगे। प्रिंसिपल ने ऑफिस चेयर, रोमांटिक प्लेस पर जाओ, नाटियो, गो गो। चलो कपिल। और सुनो, तुमने कहा था ना प्रिंसिपल जाए भाड़ में। अरे ना मतलब तो बताओ तीजा। कपिल, इसका मतलब भाड़ में का मतलब इसका मतलब हेवन है। हेवन। गुड। जन्नत, स्वर्ग। वेरी गुड। चले कपिल। हे भगवान, तुम लोग भाड़ में जाओ और मैं भी मरने के बाद भाड़ में ही जाऊं। कपिल, इतने सालों के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। स्लिम, ट्रिम, डैशिंग, हैंडसम। एक फर्क आया है। क्या क्या? वो क्या है? मैंने मुन्ना की वजह से फिर से होली खेलना शुरू कर दिया। तो तुमने होली भी खेलना बंद कर दिया था?
तुम्हारे साथ होली खेलने के बाद मैंने फिर कभी होली नहीं खेली। वो होली भी कितनी खूबसूरत थी ना कपिल। यही कि अगर इस बार तुम भागे तो मैं किसी को मार पीट कर तुम्हारी जेल में आ जाऊंगी, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। ऐसा होगा ही नहीं। मुन्ना अब तुम्हारे पास है, अब तो मैं आता ही रहूंगा। अच्छा जी, तो आप मुन्ना से इतना प्यार करते हैं? हाँ, उसे जब भी मैं देखता हूँ उसमें 20 साल पहले का कपिल देव सिंह मुझे नजर आता है। उसकी तरह मैं भी अपने डैडी को नहीं देख पाया था, मैं भी बेसहारा था। तुम भी यही समझना कि मुन्ना मेरा बचपन है जिसे खूब प्यार चाहिए। हाँ हाँ, मैं मुन्ना को खूब सारा प्यार दूंगी। थैंक यू। ये क्या है? ये कैंची है बच्चू, इससे मैं तेरे बाल काट कर तुझे मॉडर्न बना दूंगी। देख, पहले उधर से शुरू करते हैं, ओके? मुन्ना का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में हो गया है, अब वो वहीं रहेगा। क्या वो मुझसे दूर वहीं रहने के लिए तैयार हो गया? तैयार तो नहीं था। फिर मैंने मुन्ना से कह दिया, अगर तुम क्लास में फर्स्ट आ जाओगे तो तुम्हारी माँ जेल से रिहा कर दी जाएगी और तुम हमेशा अपनी माँ के साथ रह सकोगे। आपने उसे झूठ क्यों बोला? और कोई रास्ता नहीं था। आंटी, मुन्ना, मुझे नींद नहीं आ रही। बहुत बदमाश हो गए हो, जल्दी सोते ही नहीं। अच्छा ये बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें नींद आ जाए? तुम्हारे पैर दबाओ? नहीं। तुम्हें कहानी सुनाओ? नहीं। तो फिर लोरी गाती हूँ? नहीं। ओह माय गॉड, तो फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें नींद आ जाए? बोलो, अरे बोलो ना। आप एक काम कीजिए तो मुझे नींद आ जाएगी। क्या? आप जागते रहो कहिए तो मुझे नींद आ जाएगी। जेल में जब सिपाही लोग जागते रहो कहते थे तो मुझे नींद आ जाती थी। ओह माय गॉड। कहिए ना आंटी। जागते रहो, जागते रहो, रहीम, पानी आने दो। कल मेरी सजा खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ से मुन्ना को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन ये तो हो नहीं सकता। और मेरी दूसरी ख्वाहिश ये थी कि अपने साथ आपकी एक तस्वीर ले जाऊं, क्योंकि आप तो कभी हमारे कोठे पर आएंगे नहीं, इसलिए। मैं तुम्हारे कोठे पर कम से कम एक बार तो जरूर आऊंगा। अरे इसे अभी क्यों चालू कर दिया? अगर एक बार ही आना है तो मुझसे वादा कीजिए, आप होली पर ही आएंगे।
अंकल मुन्ना 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 मुन्ना, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। एक बहुत ही गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। क्या? तुम्हारा रिजल्ट निकल गया है, तुम फर्स्ट आ गए हो। इस खुशी में देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूं। एक गिफ्ट के पैकेट, क्रिकेट बॉल और तुम्हारा मनपसंद फुटबॉल। अंकल, मुझे सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। आप ही ने तो कहा था अंकल कि अगर मैं फर्स्ट आ जाऊंगा तो मुझे मेरी माँ मिल जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए अंकल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए अंकल। समझ में नहीं आता। मुन्ना ने तो खेलना कूदना, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। अंकल, मैं आपका सर दबाऊं? आई एम सॉरी मुन्ना, आई एम वेरी सॉरी। आप एक काम कीजिए। क्या? अंकल, आंटी ने एक बार कहा था भगत सिंह जो अपनी माँ को और अपने देश को बहुत चाहते थे, उनको फांसी दे दी गई। मैं भी तो अपनी माँ को बहुत चाहता हूँ, मुझे ही फांसी दे दो ना। तुम जानता है फांसी क्या होती है? नहीं। फांसी रोटी की तरह गोल जरूर होती है, मगर वो जिंदगी देती नहीं, ले लेती है। और फांसी तुम्हें क्यों मिलनी चाहिए? फांसी तो उसे लगनी चाहिए जिसकी वजह से तुम माँ बेटे आपस में मिल नहीं सकते। सर, एक को फांसी देने का टाइम हो गया है। ऑनरेबल मेंबर्स ऑन द डायस, भाई और बहनों, आजकल हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। खून खराबा, मारकाट बढ़ता ही जा रहा है। साइलेंस, साइलेंस। यह सच है कि कुछ कारणों से कानून कुछ कमजोर हो गया है, लेकिन इतना भी मजबूर नहीं हुआ है कि कानून की देवी का अपमान करने वालों को आप लोग सजा ना दे सकें। सजा जरूर दें। गवर्नर साहब, आपका कानून कमजोर भी है और मजबूर भी, और कभी कभी तो आपका कानून गुनहगार भी बन जाता है। कौन है ये? ये कहां से टपक गया? पता नहीं सर। तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं यहाँ यह खबर देने आया हूँ कि मैं एक ऐसे मुजरिम को जानता हूँ जिसने कानून की देवी का अपमान ही नहीं किया बल्कि उसे फांसी दे दी। फिर भी मेरा यह दावा है कि आपका कानून उसको सजा नहीं दे सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ कौन है वो, उसे सजा जरूर मिलेगी। वैसे तो वो 6 साल की सजा पहले भी काट चुका है। फिर तो वो बड़ा खतरनाक मुजरिम है। हाँ हाँ, बहुत खतरनाक मुजरिम है, और उसकी उम्र सिर्फ 7 साल है। उसका नाम है मुन्ना, जिसका दूसरा भयानक जुर्म यह है कि वो अपनी माँ जीवा से बहुत प्यार करता है। यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं कानून की रग रग से वाकिफ हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए, कानून की मूर्ति बनाने वालों ने कानून के लिए किसी देवता की मूर्ति क्यों नहीं बनाई? बताइए क्यों नहीं बनाई? उसने कानून के लिए देवी की ही मूर्ति क्यों बनाई? पता नहीं। देवी की मूर्ति इसलिए बनाई गई कि कानून बनाने वाला यह जरूर चाहता होगा कि कानून एक मां की तरह हो जिसमें ममता हो। इसीलिए गवर्नर साहब, उसने मूर्ति का रंग काला पीला नहीं बनाकर दूध की तरह सफेद बनाया। लेकिन आपके कानून में न मां है,
न ममता है, न दया है, न इंसानियत है। या तो जोड़ दीजिए इन शब्दों को अपने कानून की किताबों में, या फिर तोड़ दीजिए इस मूर्ति को और बना डालिए इसकी जगह किसी राक्षस की मूर्ति। निकालो इसे यहाँ से। इसे यहाँ पर किसी ने नहीं बुलाया। ये यहाँ पर आके कानून का अपमान कर रहा है। कानून से इंसाफ मांगने वालों को जो अपनी ताकत से दबाते हैं, दरअसल कानून का अपमान वो करते हैं। Don't touch me. I am also a gazetted officer. I know law better than you. देखते क्या हो, अगर प्यार से नहीं चाहता तो धक्के मार के निकाल दो। ये मेरा ऑर्डर है। गवर्नर साहब, अगर कानून कुछ न करे फिर भी ना मुन्ना को कुछ फर्क पड़ेगा, ना ही कानून को। नहीं, ये गलत है। गवर्नर साहब, शरीफ आदमी जुर्म नहीं करता क्योंकि वो जेल जाने से डरता है, लेकिन मुन्ना जो जेल को ही मां का घर समझता है, कानून के पास उसे डराने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो मुजरिम बना तो बहुत बड़ा मुजरिम बनेगा। आज तो उसने कानून की देवी को घर के अंदर फांसी दी है, लेकिन अगर उसे मां नहीं मिली तो बड़ा होकर एक दिन चौराहे पर कानून की देवी को फांसी दे देगा और इसका जिम्मेदार होगा आपका कानून। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानून को किसी के जुर्म का जिम्मेदार नहीं बनने दूं। पहली बार इस गुंबद के नीचे तुम एक अच्छी खबर लेकर आए हो कि गवर्नर जीवा से जेल में मिलने आने वाले हैं। हो सकता है कि उसके बच्चे पर तरस खाकर वो उसे रिहा भी कर दें। भगवान करे ऐसा ही हो। जल्द से जल्द वो उसे जेल से रिहा करें और हम उसे इस दुनिया से रिहा कर दें। तुम्हारी फाइल पढ़ी, उससे मालूम पड़ा कि तुम आदतन मुजरिम नहीं हो। तुम्हारा जेल रिकॉर्ड भी अच्छा है। तुम्हारे मुन्ना से भी मिल चुका हूं मैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि तुम्हारी सजा माफ हो जानी चाहिए। आओ मेरे साथ। इस पर दस्तखत कर दो। ये क्या है? तुम्हारा माफीनामा। किस बात की माफी? यही कि तुमने यशपाल सिंह का खून करके गलती की, जिसके लिए तुम सरकार से माफी चाहती हो। गवर्नर साहब, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले जिस कानून ने मेरे पति के हत्यारों को बाइज्जत रिहा कर दिया था, उससे कहिए कि वो मुझसे माफी मांगे। कानून से मुझे इंसाफ मिल गया होता तो मैं यशपाल सिंह का खून नहीं करती। गवर्नर साहब, बदले की कहानियां इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि आपका कानून इंसाफ नहीं दे पाता। इंसाफ इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि आपके कानून की देवी बांझ हो चुकी है। बांझ नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर दिलवाइए उन लोगों को सजा जिन्होंने मेरे पति के हत्यारों को माफ कर दिया था। सर, मुजरिम को सजा तो मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तुम्हारे पति के केस की फिर से जांच हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर, इसके लिए भी इनको एक अर्जी डायरेक्ट सरकार के नाम से देनी पड़ेगी। वो अर्जी में बना लाया, सिर्फ आप अंगूठा लगा दीजिए। क्यों? अंगूठे से ही आदमी की पहचान होती है। ये क्या किया तुमने? एक स्त्री की पहचान उसके पति के नाम से होती है। अगर मेरी ये पहचान आपको पसंद नहीं आई तो फाड़ दीजिए इस कागज को। नहीं चाहिए मुझे माफी। ठीक है, ठीक है। कपिल, गवर्नर साहब ने आज जो भी किया बहुत अच्छा किया। अब एक खुशखबरी मैं तुम्हें देती हूँ। हर साल की तरह इस साल भी बंजारे आए हैं। क्यों ना हम अपने टेंट में चलकर उनका डांस देखें? अच्छा, यानी कि खुशी भी है और जश्न का इंतजाम भी है। डीएसपी साहब प्लीज। डीएसपी साहब, मैं मुन्ना के बारे में। वही मुन्ना है ना जिसकी वजह से आजकल आप बहुत मशहूर हो रहे हैं। भाई धड़ाधड़ फोटोएं छप रही हैं।
और सुना है कि गवर्नर साहब उसकी माँ की सजा भी माफ कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? उसके जेल से बाहर निकलते ही उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए कि उसके दुश्मन बहुत हैं। मैं चाहता हूं कि तब पुलिस उसका प्रोटेक्शन करे, उसकी रक्षा करे। सॉरी जेलर साहब, इस मामले में मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूं कि 2-4 लाठी वाले सिपाही भिजवा दूंगा, नहीं तो 1-2 राइफलदारी साथ कर दूंगा। इससे आप क्या समझते हैं कि उनकी जान की रक्षा हो जाएगी? भाई साहब, आजकल तो कर्फ्यू में भी दुकानें लूट ली जाती हैं, जबकि वहां पे सिर्फ पुलिस ही पुलिस होती है। हाँ, और फिर आपके खूनी का बेटा कौन से सिकंदर की औलाद है? हाँ? आप सब ये बताइए कि आप मुन्ना के बारे में कुछ कर सकते हैं या नहीं? पुलिस तेरे बाप की नहीं है जो तेरी हर बात मान ली जाए। ये देश भी तेरे बाप का नहीं जो तेरी हर बात सह ली जाए। तूने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, आज इसी जगह पर मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। तुझे कोई नहीं बचा सकेगा, ना तेरी ये देशभक्ति, ना तेरा आदर्श, ना तेरी ड्यूटी, ना ये खंबा और ना ये तिरंगा। खबरदार जो तिरंगे के बारे में कुछ भी बोला। अरे पूरे तिरंगे की तो बात ही छोड़ो, इसके एक एक धागे पर जान लुटाने वाले कल भी लाखों थे और आज भी लाखों हैं। जय हिंद। माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारो। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हाँ, वही करेंगे। तुमने तिरंगे की शान में गुस्ताखी की है। ऊपर देखो, अब तिरंगे को सलामी दो। हेलो, कौन? जेलर साहब? अजी आप तो जानते हैं कि जोर से बोले बिना दिल्ली तक आवाज नहीं पहुंचती, समझ गए ना? तो जरा जोर से बोलिए। लीजिए, गवर्नर साहब से बात कीजिए। तुम्हारे लिए खुशखबरी है कपिल, मैंने राष्ट्रपति जी से मुन्ना के लिए बात की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जीवा की सजा माफ हो जाएगी। छतर सिंह और डीएसपी कृपाल सिंह से मिले हुए हैं। उसकी तुम फिक्र मत करो, आज मैं वापस आ रहा हूं, आते ही चीफ मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर से बात कर लूंगा। सर, फिर भी तुम एक काम करो, मुन्ना को वहां से ले आओ और अपने पास रखो ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना होने पाए। थैंक यू सर। आज से हम यहाँ भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। इस बार आप हमें रोकेगा मत। लेकिन ये सब किस लिए? मुन्ना के लिए, जीवा के लिए और उस नेता को सजा दिलाने के लिए जो राक्षस से भी ज्यादा कमीना है। लेकिन इसके लिए तुमने भूख हड़ताल को ही जरूरी क्यों समझा? सुना है सर, जो आवाज भूखे पेट से निकलती है वो दूर दूर तक जाती है। देखो किसका फोन है। हेलो सर, पार्टी प्रेसिडेंट आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ? अरे बाप रे, इनको क्या काम आ गया? हेलो, कारे छत्तर सिंह,
मंत्री बनते ही तेरे को और कोई नहीं, वही जेल का बच्चा मिला ताकत दिखाने के लिए। हो चोर साला, अपने तो बदनाम है ही, सारी पार्टी को ऊपर से बदनाम कर दिया। अरे वो बचवा तो जेल में पैदा हुआ, वो तो इस युग का किशन हो गया, किशन। और कंस तेरे को ही बनना था। कालू तू कोई चंदा मामा नहीं है। चंदा मामा दूर के पुए पकावे गुड़ के, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। देख रहे कलुआ, अगर तूने हफ्ता के अंदर अंदर ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ये घोर अनर्थ तूने क्यों किया है, तो समझ ले तुहार कुर्सी हिल गई। तो समझ ले तुहार कुर्सी हिल गई। तो समझ ले तुहार कुर्सी हिल गई। ये आपने क्या किया सर? आप कुर्सी बैठिए, आप बैठिए सर, बैठिए। लेकिन भाईजान ने ये फैसला बहुत अच्छा किया है कि मुन्ना भी अब इनके साथ सरकारी क्वार्टर में ही रहेगा। दूसरा फैसला ये किया है कि आप लोग भी हमारे साथ वहां रहेंगे। हम लोग भी? अंकल, जाओ पीछे करो उन सबका। बहुत मुश्किल से इनको यहां तक ला सका हूं। भगवान इनकी रक्षा करना। मैं इनको तेरे ही सहारे छोड़कर जा रहा हूं। भगवान इनकी जरूर रक्षा करना। अंकल, अंकल, आंटी, अंकल, आप कहाँ हैं अंकल? अंकल! हे भगवान, तुमने अचानक इसे कहां से भेज दिया। इसने तो ममता को जगाकर मुझे इतना सुख दे दिया जितना मुझे जीवन भर में नहीं मिला था। ये बच्चा मेरा है, मैं इसे ले जाने आई हूँ।
तुम्हारा इस पर ज्यादा अधिकार है। तुम इसे ले जा सकती हो। मुन्ना, बेटा उठो, चलो। मैं जेलर कपिल सिंह बोल रहा हूँ। मुझे गवर्नर साहब से बात करनी है। हाँ, बोल रहा हूँ। सर, मुन्ना और लिसा की जिंदगी खतरे में है। उनको फौरन पुलिस फोर्स और डॉक्टर चाहिए। पर वो लोग हैं कहाँ? उनको मैंने हेलो कपिल। मैं तेरा जहन्नुम तक पीछा करूंगा। कैसा रंग खेल लिया आपने? ये भी एक होली है। गुलाब, हाँ, ये वही जेलर हैं जिनकी जेल में तूने लोरियां सीखी? हाँ आपा। तो फिर देख क्या रही हो? इन्हें इज्जत से अंदर ले जाओ और इनके जख्मों का इलाज करो। शुक्रिया आपा, शुक्रिया। आइए। हुजूर, आपके पाँव में कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ, लगी तो है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए तुम क्या करोगी? शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर का पता बता दूंगी हुजूर। Shut up! क्या कोई आया तो नहीं था? ये तो सनम खाना है हुजूर। यहाँ आशिक और दीवाने तो आते ही रहते हैं। मैं एक मुजरिम की बात कर रहा हूं। कहीं छिपाकर तो नहीं रखा उसे? हम खानदानी तवाइफ हैं। हमारा काम छुपाना नहीं, लुटाना है हुजूर। फिर भी हुजूर को शक हो तो एक एक कोना छान लीजिए। चला। सर, एक बात मुझे अभी याद आई। क्या? ये मीनाबाई है। इसकी छोटी बहन गुलाबबाई 6 साल की सजा काट चुकी है और वो कपिल सिंह की जेल में ही थी। अच्छा, तब तो वो उसे जरूर छुपाएगी सर। शायद इसीलिए वो सामने नहीं आई। गुलाबबाई! अगर चुपी तो गोली मार दूंगा। सर वो रही गुलाबबाई। अच्छा, तो तू है गुलाबबाई? हाँ, तेरे से नीचे नहीं उतरा जाना। नीचे उतर, वरना तेरी लाश नीचे उतरेगी, समझी? हम यहाँ हैं। अगर मुझे मारना ही चाहते थे तो गोली चलाने की क्या जरूरत थी? ये तो वो जगह है जहां लोग बातों के जख्म से ही मर जाते हैं। आदाब, मेरा नाम गुलाबबाई है। ज्यादा नजाकत मत दिखा, वरना आईने की तरह तोड़ डालूंगा। आईना तो बच्चे भी तोड़ देते हैं, लेकिन मजा तो तब है जब आईने में ऐसी तस्वीर डालिए कि आईना खुद टूट जाए। आदाब, मेरा नाम गुलाबबाई है। तू मुझसे जबान मत लड़ा। मैं बरसाती नदी की तरह हूं,
मैं तुझे बहा कर ले जाऊंगा, तेरा नामो निशान मिटा के रख दूंगा। हुजूर, जिसकी जिंदगी दलदल में गुजरी हो और जिसने दलदल में तैरना सीखा हो, वो कभी पानी में डूबा नहीं करते, वो तो पानी पर दौड़ जाते हैं। आदाब, मेरा नाम गुलाब बाई है। अरे ओ गुलाब बाई, अगर वो जेलर मुझे यहां मिल गया तो तेरे गुलाबी बदन में इतने कांटे चुभेंगे कि जिनकी गिनती तू भूल जाएगी। जल्दी करो, पुलिस वाले इधर ही आ रहे हैं। हे भगवान, कुछ देर के लिए उन्हें वही रोक दो प्रभु। जिसने आपकी सुहाग उजाड़ दी थी, आप उसकी गोद सुनी कर दीजिए। जला डालिए इस बच्चे को इस चिता के अंदर। मेरी दुश्मनी सिर्फ जीवा से है, इसे छोड़ दीजिए। मगर आप ही ने मुझे संदेशा भेजा था कि जीवा की गोद सुनी होनी चाहिए। वो मेरा पागलपन था। अगर ऐसा है भाभी मां, तो जरूर आपके सिंदूर में मिलावट होगी। कृपाल सिंह, जब हमने जीवा को क्षमा करने की बात आपसे कही थी, तो आपने हमसे कहा था जाओ जाकर चूड़ियां पहन लो। तब हमने इसी चिता के सामने सौगंध खाई थी। और आज उस सौगंध को निभाने का वक्त आया तो आपके अंदर ममता जाग गई। इस आग में भाई यशपाल ही नहीं, मेरी जिंदगी के 7 साल तक जलकर राख हो चुके हैं। और अब आपकी अंधी ममता को भी इसी आग में जलना होगा। आंटी, आंटी, मुन्ना, इसे कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो ना? बच्चे को जल्दी से लेकर चली जाओ। थैंक यू। जाओ, जल्दी जाओ। हमें बाद में मालूम पड़ा कि गुलाब ने ही जेलर को छिपा के रखा हुआ था। गुजरा करके उसने हमें बेवकूफ बनाया और हम बन गए। ठाकुर साहब, इससे पहले हाका में भी वो हमारे हाथ से बच निकला था और फिर भाभी माँ ने उसे बचा लिया। भाई साहब, याद है ना आपको कि कल अदालत में केस दोबारा खुल रहा है? उधर जेल में हड़ताल भी खत्म नहीं हो रही है। अब मेरी कुर्सी गई समझिए। कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। कल जब सूरज डूबेगा तो सिर्फ आसमान ही नहीं, हमारे दुश्मनों के खून से धरती भी लाल हो जाएगी। मुन्ना, अरे गुलाबो, आपा, ये देखिए ना, ये लिबास कैसा रहेगा मुन्ने के लिए? और ये मुकुट, वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इसमें बिल्कुल कृष्णा जैसा लगेगा, है ना? आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ये गजर किसने बजाया? कौन है आप? क्या चाहिए? तुम उधर संभालो, मैं इधर देखता हूं। जहां मैं कहता हूं वहां चल। जीवा अब सरकारी अदालत में नहीं, कृपाल सिंह की अदालत में पेश की जाएगी। नहीं सर, हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या? मुर्दाबाद कहने से अगर आदमी मरने लगे तो बाजार में जहर बिकना बंद हो जाएगा। अगर पुतला जलाने से आदमी जलने लगे तो चिता जलाना लोग बंद कर देंगे। मेरी बात का जवाब दो, मेरे खिलाफ ये नाटक क्यों है? मैंने क्या प्रॉब्लम दिया है तुमको? मुझसे क्या शिकायत है तुम्हें? शिकायत तुमसे नहीं है छत्तर सिंह,
शिकायत तो मुझे इस धरती से है, जो आजकल गल्ले से ज्यादा दल्ले पैदा करने लगी है। कर्मा! मैं आजादी के पहले का नेता नहीं हूँ जो हाथ जोड़ते थे। मैं उनमें से हूँ जो दुश्मनों के हाथ काट देते हैं। मैं भी आजादी की पहले वाली औरत नहीं हूँ जो चेहरे की आरती उतारा करती थी। मैं तो उनमें से हूँ जो बदन से चेहरा उतार लेती है। जिंदाबाद नहीं, मुर्दाबाद बोलो, मुर्दाबाद। तुम लोगों की तरह गुलाब बाई भी मुन्ना की मां बनी थी, उसे तो कृपाल सिंह ने उड़ा दिया। आज उसकी असली मां की बारी है। उसके साथ आज मुन्ना और जेलर को भी साफ किया जाएगा। अब तू भी नहीं बचेगा। मंत्री जी का मर्डर किसने किया? मैं पूछता हूं, मंत्री जी का मर्डर किसने किया? बोलो, मंत्री जी का मर्डर किसने किया? मैंने मारा है, 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 मैंने मारा है। बांध दो इसे। जीवा, मेरे भाई यशपाल सिंह की चिता है ये। और ये वही जगह है जहां मैंने कसम खाई थी कि इसी चिता की आग में तुझे जिंदा जलाऊंगा। अदालत में पति के नाम पर मौत मांगने वाली, आज तुझे मौत मैं दूंगा। तुझे इस आग में जिंदा जलाकर मैं तुझे सती करूंगा। जालिम आदमी बहुत कंगाल होते हैं, वो मौत के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। लेकिन मैं उनमें से नहीं। एक मौत की सजा तुम्हारे लिए बहुत कम है। मैं तुम्हें एक साथ कई मौतें दूंगा। सती करने से पहले विधवा को सुहागन बनाया जाता है। डाल दो इसमें रंग। बेशक जला दे, मार दे, लेकिन एक विधवा के साथ ये अन्याय मत कर, ये अन्याय मत कर। और डालो। हे धरती, तुम माँ की छाती की तरह क्यों है? कितना अच्छा होता
कि माँ की आंचल की तरह होती तो आज मैं तुझ में समा जाती। आज मैं तुझ में समा जाती। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, इसकी टीचर को तो मैंने जंगल में छोड़ दिया और इसे यहाँ ले आया हूँ। भाई साहब, इसकी माँ इसके लिए बहुत चिल्ला रही है। मैं अभी इसे इसकी माँ के पास भेजता हूँ। हसिया से काटी थी ना मेरे भाई की गर्दन, हाँ? अब मैं तेरे बेटे की गर्दन इस तलवार से टुकड़े कर दूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। करो कोशिश। ना तू पहले इसे तोड़ पाई थी, ना अब तोड़ पाएगी। पहले एक विधवा पत्नी कोशिश कर रही थी जिसे तुम देख रहे थे। अब ये माँ की शक्ति देख। तो दिखाओ माँ की शक्ति, दिखाओ। देखिए एक माँ की शक्ति। ले जाओ इसे चिता के पास। अब इसे जिंदा जलाकर मैं अपनी सौगंध पूरी करूंगा। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। फांसी के वक्त भी आप दोनों मौजूद रहते हैं। डॉक्टर साहब वक्त बताते हैं और जज साहब उंगली उठाकर जेलर को इशारा करते हैं, फिर वो फांसी पर लटकाने का हुक्म देते हैं। वो मौत का तमाशा तो आप लोगों की मर्जी से होता है, लेकिन आज की मौत का तमाशा मेरी मर्जी से होगा। भैरव! आत्मा कभी नहीं मरती, जीवन का ये सूत्र है, जुल्म सितम से लड़ने वाला धरती पुत्र है, धरती पुत्र है। लोग अर्थी कांधे पर उठाते हैं, लेकिन मैं तेरा कफन कांधे पर लाया हूं। हाँ कृपाल सिंह, यह है तेरा कफन। आप लोग इस तरफ जब जाइए, फॉलो मी। महिपाल, प्रशांत, रोको पुलिस वालों को। हाँ।
सिंह जिंदा रहा तो बच्चे को मार डालेगा। छोड़ना मत। हाँ, उसे छोड़ना मत, उसे छोड़ना मत। कृपाल सिंह, गुलाब बाई और अनवर खान के खून के इल्जाम में दफा 302 के तहत मैं तुमको सजाए मौत देता हूं। अनहोनी को होनी करके